भारत का स्वर्णिम काल है बिहार। इसी बिहार की धरती पर चाणक्य ने अपनी नीति का विस्तार किया, तो इसी बिहार की धरती पर आर्यभट्ट ने पूरे दुनिया को अपना आविष्कार दिया। इसी बिहार की पावन धरती पर बुद्ध भी अवतरित हुए और इसी बिहार की पावन धरती पर महावीर की तपस्या भी सफल हुई है। धरती जनक की नगरी भी है, जहां माता सीता ने जन्म लेकर पूरे धरती को पवित्र किया, वहीं मां गंगा भी इस धरती को अपनी कलकल धाराओं से हमेशा धोया। इसी धरती पर राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी साहस का शौर्य दिखाया, तो इसी धरती पर सम्राट अशोक ने अपनी तलवार की प्रचंड रूप भी दिखाई। धरती पर वाल्मीकि भी अवतरित हुए और नालंदा क्या क्या कहना, उसने तो पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी दी। इस धरती में संस्कार भी छुपा है और इस धरती में ही ज्ञान का भंडार भी छुपा है। इसी धरती पर गुरु गोविंद सिंह भी पैदा हुए, तो इसी धरती से आंदोलन की शुरुआत करके महात्मा गांधी भी वर्ल्ड लीडर बन गए। इसी धरती ने राजेंद्र प्रसाद के सपनों का भारत बनाया। यह धरती बिहार की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के स्वर्णिम इतिहास की। इसी बिहार से प्राचीन काल में अखंड भारत के सपने को साकार किया गया था। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्राचीन भारत में बिहार का नाम मगध था और यहाँ पे शासन हुआ अजात शत्रु का 2500 साल पहले। अजात शत्रु एक क्रूर तानाशाह था। उसने मगध की सत्ता को हासिल करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। तब मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। बाद में उसे डर सताने लगा कि राजगीर को पे हमला हो सकता है, तो उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया और तब राजधानी जाके बनी पाटलिपुत्रा में। दोस्तों, पाटलिपुत्र नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब भगवान शंकर मां पार्वती को लेके जा रहे थे, तब उनका जांग यानी पट इस शहर में गिरा था और उस स्थान पे आज पटन देवी मंदिर है। इसीलिए इस शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। फिर बाद में इस शहर का नाम बदल के पटना रख दिया गया, क्योंकि ये शहर दो नदियों के संगम पे स्थित है, एक सोन नदी और दूसरा गंगा नदी, जहां पे एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह मतलब पटन, और इसी से इस शहर का नाम पड़ गया आधुनिक शहर में पटना। तो अजातशत्रु के मौत के बाद अजातशत्रु का जो डायनेस्टी था, साम्राज्य था, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सका और इस मगध की धरती पर फिर नंद साम्राज्य का स्थापना हुआ। पर चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य के वजह से यह नंद डायनेस्टी भी ज्यादा दिनों तक टिक न सका और फिर आया 322 ईसा पूर्व का समय, जब इस धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि ये उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया। लेकिन इस विशाल साम्राज्य पर एक काले धब्बे की तरह पड़ा हुआ था एक कलिंग साम्राज्य, जो आज का हमारा उड़ीसा है। एक कलिंग साम्राज्य लाख कोशिशों के बावजूद मौर्य डायनेस्टी में शामिल नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त मौर्य इसे नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने भी कई हमले इस कलिंग डायनेस्टी पे किए, पर वो भी सफल नहीं हुए। दोस्तों, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वो इतने ज्यादा क्रूर थे कि उन्हें चंडाल के नाम से जाना जाता था। उनके क्रूरता के किस्से विश्व विख्यात थे। जैसे ही बिंदुसार के मरने के बाद उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की सत्ता संभाली, तो छोटे मोटे राज्य जो अभी भी मौर्य डायनेस्टी के अंदर नहीं थे, वो अशोक के डर से ही मौर्य डायनेस्टी को सरेंडर कर गए। और कलिंग साम्राज्य आज भी अशोक के समय में भी उनके डर से सरेंडर करने को तैयार नहीं था। तो 31 ईसा पूर्व का समय आया, जब सम्राट अशोक ने अपनी प्रचंड सेना को लेकर कलिंगा पर धावा बोल दिया। यह युद्ध इतना खतरनाक था कि करीब करीब लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में इतना विनाश हुआ कि कलिंगा का पूरा नामो निशान ही मिट गया।
ये साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इतना नरसंहार हुआ कि वहां के नदियों में खून बहने लगा, नदियां लाल हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, टू गेट समथिंग बेस्ट यू हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट। ये युद्ध सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक बना गया। इस नरसंहार ने सम्राट अशोक के दिल को इतना पिघला दिया, उनके दिल में इतना करुणा भर दिया कि यही युद्ध उनका पहला और आखिरी युद्ध भी रहा। इसके बाद सम्राट अशोक ने कभी कोई दूसरा युद्ध ही नहीं लड़ा, कभी किसी साम्राज्य पर अपना हक नहीं जताया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अधर्म का रास्ता छोड़ के धर्म के रास्ते को अपनाया, हिंसा को छोड़ अहिंसा को अपनाया और बुद्ध के शरण में चले गए। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बुद्ध के मार्गदर्शन का विस्तार किया। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने शांति का प्रतीक अशोक चक्र को स्थापित किया। ये अशोक चक्र वही है जो आज हमारे तिरंगे में बड़े शान से लहराता है और पूरी दुनिया को शांति का प्रतीक देता है। दोस्तों, इसी बिहार की धरती पर आर्यभट्ट भी पैदा हुए और इसी बिहार की धरती से उन्होंने पूरी दुनिया को सुनने का पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों, इसी धरती पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भी था जिसने दुनिया को ज्ञान के सागर में डुबो दिया। दोस्तों, प्राचीन काल में इतना महान था हमारा बिहार, जो अखंड भारत को नेतृत्व करता था। फिर दौर आता है मध्यकाल का, जब हमारे देश पे मुगलों का शासन हुआ करता था और फिर ये बिहार और पाटलिपुत्र की धरती दिल्ली साम्राज्य के अधीन चली गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्राचीन काल के बिहार के इतिहास के बारे में सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगर कुछ कमी रही तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।